गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विज्ञान विषय में आनुवांशिकी पाठ के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। आनुवांशिकी क्या होता है? इसे जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। जीवों में जनकों के लक्षणों का संतान में वंशानुगत स्थानांतरित होना आनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात अगर कोई लक्षण निरंतर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे से आगे संचरित हो रहा है तो वह गुण जो है आनुवांशिकता कहलाता है। तथा ये जो लक्षण होते हैं इन लक्षणों को आनुवांशिकी लक्षण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दो शब्द हैं, आनुवांशिकता और एक वंशानुगति। दोनों में अपने आप में बहुत अंतर है। अगर हम आनुवांशिकता की बात करते हैं तो आनुवांशिकता के अंतर्गत जनकों के लक्षणों का लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण होता रहता है। जबकि अगर हम वंशानुगति की बात करते हैं तो वंशानुगति का अर्थ ये होता है कि कोई भी जो लक्षण है वह लक्षण जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जा रहा है। अर्थात अगर कोई लक्षण पिता से पुत्र तक आ रहा है तो उसे वंशानुगति कहेंगे, और अगर ये लक्षण निरंतर लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चला जा रहा है तो यह गुण आनुवांशिकता कहलाएगा। आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी दी गई थी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है तथा मेंडल का जो विज्ञान है वह आनुवांशिकी विज्ञान के नाम से जाना जाता है। जीन ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था और ये ऑस्ट्रिया में ही एक चर्च में पादरी का काम करते थे। साथ ही चर्च के उद्यान में मटर के पौधे थे जिसे कि उद्यान मटर तथा इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम है। उस पर उन्होंने 7 वर्ष तक अथक प्रयास किया, प्रयोग किए, संकरण किए और इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। इन निष्कर्ष को 1865 ईस्वी में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष एक पत्र के रूप में प्रस्तुत भी किया गया था। लेकिन कहते हैं कि मेंडल जो थे वो समय से काफ़ी आगे थे। अर्थात मेंडल ने उस समय उन बातों के बारे में पता लगा दिया जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। अतः मेंडल को अपने इन प्रयोगों के लिए, अपने इन नियमों के लिए उस समय रहते कोई भी ख्याति प्राप्त नहीं हुई। उसके पश्चात मेंडल की मृत्यु हुई और मेंडल की मृत्यु के पश्चात 3 वैज्ञानिक, जिसमें कि हॉलैंड के ह्यूगो डीवरिज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस एवं ऑस्ट्रिया के एरिन वॉन शेरमैक, इन्होंने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। इन तीनों ही वैज्ञानिकों को वही निष्कर्ष प्राप्त हुए जो उस समय मेंडल को प्राप्त हुए थे। अतः मेंडल को उनकी मृत्यु के 16 साल के बाद उनके नियमों की ख्याति प्राप्त हुई। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया क्योंकि मटर के पौधे में ऐसे अनेक लक्षण थे जो उन्हें काफ़ी पसंद आए। जैसे कि मटर का जो पौधा होता है वह 1 वर्षीय शाक होता है, इसका पौधा अत्यंत छोटा होता है, साथ ही इसे आसानी से भूमि पर, गमलों में कहीं पर भी उगाया जा सकता है। पौधों में अनेक विपरीत लक्षण जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं। साथ ही स्वपरागण एवं परपरागण की जो प्रक्रिया होती है वह भी आसानी से करवाई जा सकती है। अब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 लक्षणों को चुना जो कि एक दूसरे के विपरीत थे, और वे लक्षण निम्न हैं। जैसे मेंडल ने जो 7 लक्षण लिए उसमें सबसे पहले था पादप की ऊंचाई, यानी कि या तो पौधा लंबा लिया और एक पौधा उन्होंने बोना लिया। पुष्प की स्थिति, पुष्प कक्षीय भी लिए और एक उसके विपरीत अग्रस्थ लिए। फली की आकृति, फूली हुई फली ली और एक उसी के सामने संकीर्णित या पिचकी फली ली। फली का रंग हरा लिया और एक पीला लिया। पुष्प का रंग
बैंगनी लिया और एक सफ़ेद पुष्प लिए। बीज की आकृति गोलाकार भी थी और झुर्रीदार भी थी। साथ में बीज का जो रंग लिया वो पीला लिया और हरा लिया। ये दोनों उन्होंने विपरीत लक्षण लिए और इन दोनों लक्षणों वाले पौधों में ही आपस में संकरण करवाया गया। उसमें से ये जो सारे लक्षण थे ये लक्षण प्रभावी थे और ये जो लक्षण थे ये लक्षण अप्रभावी थे। अब इन लक्षणों को हम एक चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक पौधा तो लिया लंबा, एक पौधा लिया बोना। एक में पुष्प की स्थिति कक्षीय है, यानी कि एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है, और एक में अग्रस्त यानी कि ऊपर शीर्ष परिपुष्प लगे हुए हैं। एक में फली का रंग हरा है तो उसी के सामने पीला है। एक में फली फूली हुई है तो उसी के अपोजिट उन्होंने पिचकी हुई है संकीर्णित फली ली, बैंगनी पुष्प लिए, और उसी के विपरीत उन्होंने सफ़ेद पुष्प लिए। बीज का रंग उन्होंने पीला लिया और उसके विपरीत हरा लिया। बीज की जो आकृति ली वह उन्होंने गोलाकार ली और एक उसी के सामने उन्होंने झुर्रीदार आकृति ली। ये सारे जो लक्षण थे ये सारे लक्षण तो प्रभावी लक्षण कहलाते थे और ये सारे जो लक्षण थे ये अप्रभावी लक्षण कहलाते थे। यानी कि उन्होंने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण इन दोनों के मध्य आपस में संकरण करवाया और संकरण करवाने के बाद उन्होंने एक नई संतति पीढ़ी प्राप्त करी। ये तो थे मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण और मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में चुने गए विपरीत लक्षण। अब इन नियमों को स्पष्ट करने से पहले मेंडल ने एक शब्दावली प्रस्तुत की थी, यानी कि उन्होंने कुछ परिभाषिक शब्द बताए थे जिनको समझना अति आवश्यक था। अगर उन शब्दों का ज्ञान हम समझ लें तो नियमों को समझने में हमें बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आएगी। और वे जो परिभाषिक शब्द थे वे निम्न हैं।